नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया की वो नस जहां से गुजरता है ग्लोबल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा। लेकिन आज इस हॉर्मुज का सबसे बड़ा विलेन अमेरिका बन बैठा है। जो संग्राम छिड़ा है वो थमता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ ओमान और ईरान मिलकर समझौते की टेबल पर थे, शांति की कोशिशें लगातार जारी थी, लेकिन तभी सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस शांति में अपनी टांग अड़ा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक सिर्फ ईरान को ही आंखें दिखा रहे थे, उसे आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब हद पार हो चुकी है। ट्रंप ने अब ओमान को भी धमकाना शुरू कर दिया है। ओमान, जो इस पूरे विवाद में एक न्यूट्रल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, जो खाड़ी में शांति का रास्ता निकाल रहा था, उसे ही अमेरिका ने चेतावनी दे दी और नतीजा, जो तनाव कम होने वाला था, वो अब और ज्यादा भड़क चुका है। ओमान को ट्रंप ने क्या धमकी दी है और इसका असर हॉर्मुज की व्यवस्था पर कैसे पड़ेगा, चलिए आपको वो बता देती हूँ। तो हॉर्मुज पर ईरान से बातचीत लगातार चल रही है और बातचीत में किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दरअसल धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई करेंगे और जो कोई रास्ते में आएगा हम उसे भी नहीं बख्शेंगे और ओमान पर भी बमबारी करेंगे, ये उन्होंने कहा। संघर्ष खत्म करने की समय सीमा नहीं है, लेकिन उनका इस धमकाने वाले लहजे से असर क्या होगा वो जानिए। हॉर्मुज पर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा और ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा। हॉर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई पर खतरा बढ़ेगा और कूटनीतिक समाधान पर संकट आएगा। अब अमेरिका की इस दादागिरी पर हॉर्मुज में कोहराम मच गया है। ईरान भड़क उठा और उसने सीधे तौर पर मौत का फरमान जारी कर दिया है। ईरान की सेना और कमांडरों ने साफ कह दिया है कि अगर इस हॉर्मुज में अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं हुई तो हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक विदेशी जहाज को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा। ईरान का यह फरमान अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सीधी सीधी चेतावनी है। लेकिन इन सब के बीच में ओमान को जो धमकी दी गई ईरान की तरफ, अमेरिका की तरफ से, उससे ईरान और ओमान के बीच में क्या असर आएगा उसकी डील पर, और कौन सी वो डील है जो हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ईरान ओमान में हॉर्मुज को लेकर के डील लगभग दरअसल डन मानी जा रही है और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर के सहमति भी बन गई है। लेकिन हॉर्मुज में ईरान के करीब वाले रास्ते से जहाज प्रवेश करेंगे और ओमान के नजदीक वाले रास्ते से जहाज बाहर निकल जाएंगे। अंतरिम व्यवस्था के दौरान जहाजों से कोई भी टोल वसूला नहीं जाएगा, यानी कि ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल का अकाल पड़ जाएगा। ओमान और ईरान की शांति कोशिशों पर पानी फेर कर अमेरिका ने जो आग लगाई उसकी लपटें वॉशिंगटन तक पहुंचने वाली है। सवाल यही है कि क्या सुपर पावर की ये सनक दुनिया को एक और भीषण युद्ध की तरफ धकेल देगी। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। ईरान ओमान में डील डन, टेंशन में ट्रंप। हॉर्मुज का विलेन अमेरिका, आईआरजीसी नहीं छोड़ेगा। ओमान को बमबारी की धमकी, जंग की आग भड़की। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, अमेरिकी ब्लॉकेड फेल। हॉर्मुज पर कोहराम, ईरान ने दिया मौत का फरमान। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज मामले में ओमान को धमकी देकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवराज जी। इसके साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल सुशील पठानिया, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार, अजताब सिंह विदेश मामलों के जानकार। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या अब ये नई शुरुआत है जंग की, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी? अभी थोड़ी देर पहले खबर ये भी आई कि हॉर्मुज पर अमेरिका अपना दावा कर रहा है और दूसरी तरफ ओमान को भी वो धमका रहे हैं। तो क्या ये एक तरीके से एक नई जंग छेड़ने की कवायद है अमेरिका की तरफ से?
हाँ मीनाक्षी, डोनाल्ड ट्रंप अगर ओमान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। पिछले 80 साल 70 साल से ओमान हमेशा से अमेरिका का एक बहुत निकटतम दोस्त रहा है, लॉयल फ्रेंड रहा है। और जितने भी अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं सबको पता रहता था डोनाल्ड ट्रंप के पहले कि जो फारस की खाड़ी है वहां पर ओमान की जो भौगोलिक स्थिति है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से नक्शे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दक्षिणी भाग है वो तो ओमान कंट्रोल करता है। अभी नहीं, हजारों साल से, सदियों से ऐसा एक नियम रहा है। अभी भी जब 60 दिन पहले एमओयू साइन हुआ था तो एमओयू का पॉइंट नंबर 5, बिंदु नंबर 5 बहुत क्लियरली कहता था कि ईरान और ओमान मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भविष्य में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करेंगे। तो ओमान अगर ईरान के साथ बातचीत कर रहा है और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बना रहा है कि दुनिया से जितने शिप्स आएंगे वो नॉर्थ चैनल यानी ईरान के तट के साथ लग लग कर पर्शियन गल्फ में अंदर जाएंगे, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, और जब निकलने का रास्ता आएगा तो वो दक्षिणी चैनल यानी ओमान के तट के साथ निकलते हुए अरब सागर में आएंगे, अपने देश चले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप शायद सकपका गए हैं, शायद सठिया गए हैं। जी मीनाक्षी। ठीक है। कर्नल सुशील पठानिया, ये डोनाल्ड ट्रंप या तो बहके बहके से बयान दे जाते हैं या पूरी दुनिया को हिला करके रख देते हैं। अब इनका नया शिकार क्या ओमान सच में बन जाएगा? क्योंकि ओमान और ईरान एक कोशिश कर रहा है डील साइन करने की और दूसरी तरफ अमेरिका अलग अलग तरीके से बयान दे रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, अगर ये डील कर भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं हॉर्मस स्ट्रेट की, जैसे देवनाथ साहब बोल रहे थे, दक्षिणी कोना, उत्तरी कोना, बीच में आने का चैनल, जाने का चैनल, उसके आगे नवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, तो उसमें से आप कैसे निकलोगे? और ये चीज जाने के लिए भी एप्लीकेबल होती है, आने के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो डील और नो डील, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका जो है वो देखिए बहुत आगे बढ़ चुका है। उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो हॉर्मस स्ट्रेट को लेके नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि क्या अमेरिका के अंदर इतना साहस है कि वो हॉर्मस स्ट्रेट को कैप्चर कर ले? वो नहीं कर पा रहा इस पर, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज इन्वॉल्व हैं। वो इस समय क्या उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो खारग आइलैंड को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, लेकिन दूसरे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इन कंस्ट्रेंट्स के बीच में रह के अमेरिका अपनी जो दूसरी चालें वो चल रहा है, जिसमें जो अभी दो चीजें तो खुल के सामने आई हैं। एक तो जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम डील जो हुई है, ये सब अमेरिका कहने पे हुई, और दूसरा ये जो बना है मैक्का पैक्ट जो हो रहा है, डिफेंस पैक्ट, ये भी अमेरिका की साजिश है। और ये कहीं ना कहीं ये ईरान के ऊपर सेंट्रिक है। ये सारी की सारी चीजें वहीं पे आएंगी। और अमेरिका इस समय क्या कर रहा है? दे आर कैरिंग आउट ए वेरी वेरी ग्रेजुअल मिलिट्री डिग्रेडेशन ऑफ द ईरान। और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा इनका जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ता जाएगा। और उस सिचुएशन की वो कह रहे हैं कि इनको फटीग आउट किया जाए। वो भी ईरान के लोग होते हैं, नहीं होते हैं, मिलिट्री अगर हम उसकी बात करें ग्राउंड इन्वेजन की, वो अमेरिका वो हिमाकत नहीं करेगा कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, कुछ अपने अंदर भी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये एक थकाने वाली लड़ाई जिसको बोलती है। देखिए पहले क्या होता था कि जब अपने हमारे इंडिया में भी देखा है कि जब किलों के ऊपर अटैक होता था, उनका जो घेराव होता था वो 2-2, 3-3 साल चलता था। आने जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता था, राशन पानी बंद कर दिया जाता था। अल्टीमेटली वो लोग किले के बाहर आके लड़ते थे और जो आक्रांता है वो युद्ध जीत लेता था। तो इसमें भी यही किया जा रहा है, उनके अंदर डिसेंट क्रिएट किया जा रहा है, उनके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट किया जा रहा है। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो पूरी तरह से एक्टिव है, एंड दे आर होपिंग कि सम गुड थिंग विल हैपन। और यूएस से इंपैक्टेड नहीं है। उनकी अभी जो डिफेंस मिसाइल्स वगैरह के अंदर थोड़ा जो डिग्रेडेशन आया है उसको आस्ते आस्ते वो पूरा कर लेंगे। बाकी जहां तक उसकी बाकी ताकत का सवाल है, ठीक है, मिलिट्री माइट, वो तो पूरी तरह इंटैक्ट है अभी। और ईरान का आप देखिए दिन ब दिन, उनकी एयरफोर्स देख लीजिए, नेवी देख लीजिए, वो कहाँ है इस समय। उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि आईआरजीसी और जो उनकी जो थल सेनाएं हैं वो भी कायम है। तो अमेरिका भी इसको कैसे डील करता है ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन आई एम वेरी श्योर अबाउट वन थिंग,
अमेरिका विल नॉट गो बैक अनलेस दे डीन्यूक्लियराइज ईरान। नहीं, वो बाकी तो जो चीजें ईरान हैं में अब वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर खुद का दावा कर रहे हैं, उसे अपनी टेरिटरी घोषित कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो तैयार नहीं है वापसी करने के लिए मौलाना असलम। लेकिन अगर ओमान के साथ भी युद्ध की शुरुआत कर दी जाती है अमेरिका की तरफ से, तो ईरान का क्या रुख रहेगा? मैडम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जरा सा रिपीट करेंगे मैं प्लीज? फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ कि अगर ओमान हमला कर देता है तो ईरान का क्या रुख होगा? जी नमस्कार मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अ, आपने मुझे दावत दी। अ, थोड़ा आवाज का कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, तब तक काफी आपकी आवाज़ दूर ठीक आया करवाते हुआ हैं। हूँ। ठीक है, आपकी आवाज़ ठीक करवाते हैं पहले मौलाना, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अजिताब जी, ये किस तरीके के बदलते हुए समीकरण हैं? तब ये माना जा रहा था कि जो समीकरण बदले हैं वो इसलिए भी बदले हैं क्योंकि ज़्यादातर देशों में मिडिल ईस्ट के अमेरिका के एयर बेसेस हैं, इसलिए वो ईरान के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं। ओमान ने अगर एक प्रयास किया तो अमेरिका को इससे दिक्कत शुरू हो गई है। ओमान के साथ भी अमेरिका के रिश्ते खराब होते चले जाएंगे ऐसे ही ईरान के साथ जैसे हुए? देखिए, जैसा देवनाथ जी ने कहा कि ओमान के साथ बहुत पुराने अमेरिका के ताल्लुकात हैं और भरोसे वाले ताल्लुकात हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य से दूसरी बार ऐसे ट्रंप के स्टेटमेंट देखने को मिले हैं और मुझे लगता है इसमें उनका जो एक खोखला दावा कह लीजिए और दिखावा दोनों है और उनकी जो पलटने की चाल है, कल को कोई आश्चर्य नहीं होगा। अभी उन्होंने वेलकम किया है मक्का त्रिगुट को, मल्टीनेशनल अलायंस जो सऊदी ने बनाई है 39 देशों के साथ वो क्लेम कर रहा है, कल को उस पर भी पलट जाए। तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बिना अमेरिका के सह के उसके सपोर्ट के ये ओमान पिछले, ऐसा नहीं है कि कल से बात हो रहा है, ये पिछले 2 सप्ताह से बात चल रही है और उनको एक दिन गोल्फ को खेल के वो पता नहीं संडे को उठते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं। ये सीधे सीधे मीनाक्षी जी उनकी हताशा, निराशा और कोई उपाय नहीं देने की जो उनकी एक मजबूरी कह लीजिए, उसी का परिणाम इस तरह के स्टेटमेंट है। और इस तरह के अब तो दुनिया उससे आदी हो चुकी है, इजराइल जैसे उसके अपने सहयोगी इससे अभ्यस्त हो चुके हैं। तो ओमान के पे इस तरह के स्टेटमेंट देना मुझे अब कोई आश्चर्य नहीं होता। देखिए, एक तरफ ओमान की कितनी कमिटमेंट अगर कही जाए, कतर में अभी उसके सुल्तान थे, उसके बाद कल ही वो यूएई गए हैं, तो लगातार ओमान की तरफ से एक सार्थक प्रयास मैं कहूंगा और भरोसेमंद वो दोनों तरफ से है। फिर भी उसको राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह के स्टेटमेंट ना तो कोई सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, अगर कोई सॉल्यूशन की कोशिश कवायद कर रहा है उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है वो चाहते ही नहीं कि कोई सॉल्यूशन हो, वो सिर्फ अमेरिका और अमेरिका की अपनी कमाई, अमेरिका के कंपनीज की कमाई होती रहे, वहां तेल और गैस से बेचते रहे, जो बेच भी रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट, ये उनकी साजिश है। मुझे नहीं लगता कि वो सॉल्यूशन देना भी चाहते हैं। ठीक है मौलाना असलम, अब आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? ये आप आवाज आ रही, क्लियर ठीक है? है, अगर ओमान को निशाना अमेरिका की तरफ से बनाया जाता है तो ईरान फिर इसमें किस तरीके से योगदान देने वाला है? ओमान के साथ खड़ा रहेगा ईरान? देखिए, ये तो 100% सही बात है कि ये जो ओमान ने अमेरिका से पंगा लिया है, उसकी एक वजह ईरान से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। हमारे पैनलिस्ट और दर्शक जानते हैं कि ईरान और ओमान के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे और इस वक्त अमेरिका से का मुकाबला करके या उसकी दुश्मनी मोल कर जो ओमान ने कदम उठाया है ईरान में, मैं आपको बताऊं कि सारे जो चैनल्स हैं और जो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो ओमान की तारीफ कर रहे हैं और उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और वो ये मांग भी कर रहे हैं वहाँ के लोग कि अगर अमेरिका ने कोई ओमान के ख़िलाफ़ नाजायज़ कदम उठाया तो ईरान को खुलकर उसका साथ देना चाहिए। मैं बहुत ही एतमाद और यकीन के साथ ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ओमान पर अटैक करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इसका जो नतीजा है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। अभी तो उसका मुकाबला एक ईरान से है, एक और फ्रंट खुलेगा तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो खबरें ईरान से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस वक्त
ईरान पूरी तरह से ओमान का साथ देने के लिए तैयार है और ओमान भी मुतमईन है, उसे भी इत्मीनान है कि अमेरिका उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप देखिए मीनाक्षी मैडम के इतने गल्फ कंट्रीज के वेस्टर्न कंट्रीज के जो मुल्क थे, अमेरिका ने उनके साथ क्या हासिल किया। उन्होंने इजराइल को अहमियत दी और बाकी जो कंट्री थे जो अमेरिका के दोस्त थे उनको एक तरह से छोड़ दिया। आज बहुत से बेसेस जो अमेरिका के खाली पड़े हैं, वहाँ पर आपको कोई एक डिफेंस सिस्टम भी नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है गल्फ कंट्रीज के लोग जो वहाँ पर हैं वो जानते हैं, ख़ास तौर से यूएई और सऊदी अरब को ये बात मालूम हो चुकी है कि अमेरिका जो है किसी का सगा नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे देश ये कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने मौलाना कि बहुत सारे देश ये कोशिश भी कर रहे हैं कि बेसिस किसी तरीके से अमेरिका वहाँ से हटा ले, और अमेरिका भी प्रयास कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि वो अपने बेसिस को शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, क्या अमेरिका सच में एक और युद्ध छेड़ना चाहता है, या ये सिर्फ एक धमकी भरा लहजा था जिसके तहत एक देश को चेतावनी दी जा रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं? मीनाक्षी जी, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हड़बड़ी में बोला गया एक बयान है। मैं आपको बता दूं कि जब ये बयान अमेरिकन मीडिया में आ गया तो उसके बाद अमेरिकन मीडिया के फॉक्स न्यूज के जो रिपोर्टर थे उन्होंने दोबारा से क्लैरिफाई किया कि रीचेक करो कि वो धमकी किसको दे रहे थे, ओमान को धमकी दे रहे थे कि ईरान को धमकी दे रहे थे। तो ये हड़बड़ी में दिया गया बयान है, इसका कोई पॉलिटिकल या मिलिट्री मीनिंग नहीं है। देखिए, अगर गलती से भी अमेरिका ओमान को छेड़ता है तो फिर बाकी जो खाड़ी के देश हैं उनको मालूम है कि कल उनके ऊपर भी अमेरिका नाराज हो सकता है। आज ओमान के ऊपर नाराज है, कल और किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कुवैत के ऊपर या बहरीन के ऊपर नाराज हो जाए। तो अभी अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय है, वो फायर फाइट कर रहा है इन द सेंस कि वह ओमान के सुल्तान के साथ लगातार संपर्क में हैं और ओमान के सुल्तान को बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अमेरिका ओमान पर बमबारी करने की कोई बात नहीं सोच रहा है। क्यों? ओमान का जो फुजेरा को बंदरगाह है वो अमेरिका को चाहिए, वो पूरे दुनिया को चाहिए, पूरे गल्फ कंट्रीज के देशों को चाहिए। इस वक्त अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहता है तो भविष्य में, या अभी भी एक पाइपलाइन है जो कि गल्फ कंट्रीज से ओमान तक आती है, ओमान के पूर्वी तट में जहां पर ओमान की खाड़ी है वहां पर फुजेरा पोर्ट तक आती है और वहां से टैंकर्स भर के जा सकते हैं। यानी एक ये चैनल बना हुआ है पाइपलाइन का जो कि बाईपास है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है ईरान के खिलाफ। और अगर ओमान नाराज हो जाता है और फुजेरा का जो पोर्ट है उसके यहाँ जो पाइपलाइन है उसको ओमान पश्चिमी ताकतों को इस्तेमाल नहीं करने देता, तो फिर अमेरिका और अमेरिका के दोस्त जो सोच रहे थे कि हम फुजेरा पोर्ट से कच्चा तेल और गैस लोड कर लेंगे, वो सब तो डगमगा जाएंगे। तो ओमान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वहां के नक्शे में, और ओमान का जो फुजेरा पोर्ट है जो हाँ बाईपास करता हुआ एक पाइपलाइन आता है जीसीसी देशों से, ये दो बहुत बड़े कारण हैं कि अमेरिका किसी भी तरीके से ओमान के सुल्तान को नाराज नहीं कर सकता। जी, लेकिन कर्नल पठानिया, अमेरिका तो एक एक करके हर देश को कहीं ना कहीं निशाने पर ले रहा है, इसलिए बहुत सारे देश घबराए हुए भी है। क्यूबा हो, मैक्सिको हो, या फिर आयरलैंड हो, ग्रीनलैंड हो, वो तमाम देश ये सोच रहे हैं कि कहीं ईरान की जंग से निकल करके उन पर हमला ना कर दिया जाए। अब अगर एक तरफ ओमान को लेकर के ये धमकी दी गई है तो क्या वहां पर भी वही सेम प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, सेम प्रोसेस अपनाया जा रहा था, या फिर वहां पर हमले किए जा सकते हैं इस जंग से निकलने के बाद? देखिए मीनाक्षी जी, जिसके पास ताकत होती है वो उसका प्रदर्शन करता है। अमेरिका के पास ताकत है, आप मान लीजिए ओमान और ईरान अगर इकट्ठे हो जाते हैं वो सोचने वाली बात है। वेरी टाइनी कंट्री, इनके पास मिलिट्री माइट है, इनके पास सिर्फ गैस और तेल है। और हॉर्मुज़ स्टेट जो है उसको अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक आप इसको कंट्रोल में नहीं ले सकते। तो दोनों दो देश हैं उसके ऊपर डिफॉल्ट कर रहे हैं। ईरान के पास शक्ति है जिसका वो प्रदर्शन कर रहा है हॉर्मुज़ स्टेट को ब्लॉक करने के लिए,
अगर अमेरिकन जो थिंक टैंक है उनका जो बेसिकली जो मुद्दा होगा वो ये करेंगे कि ईरान और ओमान के बीच में रिफ्ट पैदा करें, किस तरीके से ईरान अपनी जो गल्फ कंट्रीज है उनके ऊपर अटैक कर रहा है वो ओमान के ऊपर भी अटैक करे। तो अमेरिका की वो स्ट्रेटजी उस लेवल तक चल रही है, वो बहुत ऊंचे लेवल की सोच रहे हैं, उनकी जो गेम है वो बहुत गहरी है। और ये जो अब मैं जब जिक्र कर रहा था ये दो जो समझौते हुए हैं इनके फार रीचिंग इफेक्ट होंगे आने वाले समय के अंदर। अब इमेजिन कीजिए कि अगर इनका जो नेवल ब्लॉकेड है उसके अंदर किसी को हिलने नहीं दे रहे हैं ये, ईरान के अंदर ये कहां से आ रहा होगा सारा रसद जिसको हम बोलते हैं, खाने पीने का सामान, एसेंशियल थिंग्स, उसके बाद दवाइयां, उसके बाद कपड़े, उनकी एजुकेशन सिस्टम। तो वो जो डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हमें इसकी खबर नहीं मिल रही है क्योंकि कोई ऐसी वहां पे एजेंसी नहीं है जो आपको बताएगी कि वहां क्या हो रहा है। और उसके बाद आप और चीज देखिए, इनकी जो कमांड स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्रिक्शन आना शुरू हो गया। अभी पेशकियान और अरागची जो है वो एक ग्रुप में है और उसके बाद मुश्तबा खमनेई को सामने आके ये कहना पड़ा है कि IRGC के जो डिसीजन होंगे दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। तो थिंग्स आर बैड फॉर द ईरान। अभी वो कितनी देर इसके साथ कोप अप करते हैं। यूएसए को क्या जल्दी पड़ी हुई है, जैसे अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे, भाई उनका अपना तेल जो है वो महंगे दामों में जा रहा है, कि अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इंटैक्ट है, उनका जो पेट्रो डॉलर है उसके ऊपर भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उनको क्या जल्दी है, उसको आप थका दीजिए। ईरान वाले देखिए 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, जारी रखिए आप लड़ाई। बीच में जब आपका मन करता है वो आप अटैक कर दीजिए, जब मन नहीं करता है तो कुछ कर दिए। बिकॉज ईरान की क्या रिटेलिएशन कैपेबिलिटी है, उन्होंने अपनी सारी जो ताकत थी वो लगा ली है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक करने के लिए, उसके बाद गल्फ कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए, और जो तीसरा उन्होंने बड़ा मोर्चा खोला है वो है रेड सी के अंदर, जिसमें वो हुती के साथ मिलके अपना वो काम कर रहे हैं कि हम शिप के ऊपर अटैक करेंगे। तो इससे ज्यादा तो ईरान जा नहीं सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि ईरान की लीडरशिप क्या डिसीजन लेती है विच इज फेवरेबल टू द पीपल ऑफ ईरान। देखिए इनको छोड़ दीजिए, इसको बड़े छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें सफर कौन कर रहा है, वो ईरान की जनता है ना जी। और उसकी जनता का जो ध्यान रखने की जिम्मेवारी वो गवर्नमेंट की होती है जो पावर में है। गवर्नमेंट और IRGC का तो पूरा ध्यान अपने नाक के सवाल पर आ गया है कि हमारे देश पर हमला हुआ है तो हम किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। लेकिन अजताब जी, इन सब के बीच में लोगों की मध्यस्थता से भी कहीं ना कहीं उम्मीदें टूट जाएंगी कि एक देश जो कि मध्यस्थता का प्रयास कर रहा था, एक देश जो 2 देशों को समझा करके एक पेज पर लाने का प्रयास कर रहा था कि इस युद्ध को बंद कर दो, अब उसी देश को धमकाया जा रहा है। तो लोग मध्यस्थ अमेरिका के लिए बनने से पहले भी 10 बार सोचने लगेंगे फिर तो। बिल्कुल आपने सही कहा मीनाक्षी जी। देखिए पहले भी ऐसा ओमान मध्यस्थता अभी पहली बार नहीं कर रहा है, पहले भी इनफैक्ट मध्यस्थता की शुरुआत उसी ने की, और पिछले साल जून में अटैक जिस तरह से अमेरिका ने बातचीत के बीच में किया, अभी भी वैसे ही तमाशे कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ये दिक्कत ये है कि वो किसी को बख्शे नहीं है। वो अभी देखिए कोरिया, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के अगेंस्ट में किस तरह के बयान दिए हैं। ये वही कोरिया है, साउथ कोरिया, जो उनका अपना रहा है। और अभी वो नॉर्थ कोरिया के जो रूलर है तानाशाह हैं, उनके फेवर में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कभी चीन को वो तारीफ कर देते हैं। तो वो किसके साथ हैं या किससे अलग हैं ये कहना मुश्किल है। अपनी कमाई उनकी एकमात्र है, लेकिन दुर्भाग्य उनका कि अब अमेरिका में भी उनकी फजीहत बहुत ज्यादा हो रही है। चुनाव सर पे है और जो उनकी नीतियां हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे नीचे है, महंगाई का आलम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, उनके हथियार घटते जा रहे हैं, उनकी ताकत किसी को बचाने की नहीं है। तो ईरान ने तो दिखा दिया, हॉर्मुज ही नहीं बाब अल मंदेब को भी लिटरली उसने बंद कर दिया। और इतनी सऊदी की कोशिश, ये गठन वो गठन, और अमेरिका एक तरफ के राष्ट्रपति ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मक्का एग्रीमेंट का वेलकम करते हैं, और तीसरी तरफ अगर ओमान जो कि एक न्यूट्रल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हमेशा से फॉलो करता रहा है, हमेशा पीस की बात करता है, पूरे गल्फ के कंट्रीज में आप उठा के देख लीजिए, और वो ओमान अमेरिका के बहुत सहयोगी रहा है, अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। उसके बाद इस तरह की धमकियां देना निश्चित रूप से ये राष्ट्रपति ट्रंप की विश्वसनीयता में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, और इससे खाड़ी के देश उससे ग्रेजुअली
धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। देख आप रहे हैं कि जिस तरह से संगठन आफ्टर संगठन बन रहे हैं, मुझे लगता है वो अकेले हो जाएंगे और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अमेरिका की दुर्गति वो खुद करके छोड़ेंगे। तो मौलाना असलम, यानी ईरान के लिए ये अच्छा भी है कि अगर वो ओमान से भिड़ता है, ओमान को हमला करने के बारे में सोचता है, तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री इसी बाबत साथ आ जाए कम से कम। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त जो ईरान के पास अपर हैंड ईरान को जो मिला है वो अमेरिका की ये धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये धमकी दी है, इस धमकी से किसी को खुशी हुई हो या न हुई हो, ईरान को बहरहाल खुशी मिली है कि अमेरिका के दुश्मनों में एक दुश्मन का और इजाफा हो गया है। और मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और देवनाथ जी जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने जो ये बात कही कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 60 साल से ज़्यादा के हो गए हैं। उन्होंने बहुत एहतियात से बात की। एक सिविलाइज्ड और कल्चर्ड पर्सनालिटी के मालिक हैं देवनाथ जी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये शख्स जो है बिल्कुल पागल हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान ने जो अटैक किया है अमेरिका के ऊपर, और जो उसकी सुप्रीमेसी थी, जो हेजोमेनी थी, उसको जो ख़त्म किया है, उसकी वजह से ये आदमी बौखला गया है, पागल हो गया है। साउथ अफ्रीका जो इसका बहुत अच्छा मित्र था, बेहतरीन दोस्त माना जाता था, अब आप सोचिए कि ओमान और साउथ अफ्रीका ये दोनों अच्छे दोस्त हैं अमेरिका के, हमारे पैनलिस्ट जानते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ और अहमक जो है, ये दीवाना अपने दोस्तों को भी जो है नहीं छोड़ रहा है, तो ईरान को क्या छोड़ेगा। लेकिन दुनिया ने समझ लिया है कि ये पागल है, ये इसी तरीके से बकता रहेगा। अब लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, कहीं ये भी तो वजह नहीं है कि सीरियस कोई नहीं ले रहा है तो थोड़े थोड़े बयान बीच बीच में देते रहें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं जरूर उनको काबू में करने की कोशिश कर रहे होंगे। एडवाइजर्स पृष्ठभूमि से पहले से ब्रीफ कर देते हैं। स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, होते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं। हर बार जब डोनाल्ड ट्रंप हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं तो ये उनके एडीसी और पॉलिटिकल एडवाइजर का काम है, और जो सरकारी प्रवक्ता हैं, पीआरओ होते हैं, उनका काम है डोनाल्ड ट्रंप के कान में आस्ते आस्ते बता दें कि उनको क्या बोलना है। लेकिन उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो अपने जो एडीसी हैं या पीआरओ हैं या सरकारी प्रवक्ता हैं या अमेरिकन विदेश विभाग से जो इंटरनल नोट आता है सुबह 9 बजे, वो उसको पढ़ते नहीं हैं। जब वो हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं या हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो एक ऑन द स्पॉट एक बात कह देते हैं। इससे काफी दिक्कत हो रही है, दुनिया के देशों को भी दिक्कत हो रही है, अमेरिका की विदेश विभाग को भी दिक्कत हो रही है। जैसे हमारे आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, अमेरिका के भी जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, वो हर रोज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयानों को सुनकर सिर पीट लेते हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करके अपनी क्षति कर रहे हैं? देखिए, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और 2 साल, और अगर अभी मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन पार्टी 7 सीट हार जाती है और डेमोक्रेट्स 8 सीट ज्यादा जीत जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक रबर स्टैंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। चिंता डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं है, चिंता ये है कि इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जेडी वांस, उनको इलेक्शन हारना पड़ेगा। जेडी वांस इलेक्शन हार जाएंगे 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सबके मुंह में एक कड़वा टेस्ट छोड़ रहे हैं। डेमोक्रेट्स तो रोज ही मुस्कुरा रहे हैं, हंसी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। डेमोक्रेट्स को पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन वो नवंबर में जीतने वाले हैं, वरन अगला प्रेसिडेंट अमेरिका का 100% एक डेमोक्रेट ही बनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का तो इम्पीचमेंट होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप शायद दुनिया में अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट होंगे जिन पर महाअभियोग लगाया जाएगा। जी, ये होगा आगे आने वाले वक्त में? प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। निर्भर करता है कि देखिए, उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट है, वहां पर बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है, छोटी सी मेजोरिटी है रिपब्लिकन पार्टी की।
ठीक है। 8 सीट ज्यादा अगर मिल जाते हैं डेमोक्रेट्स को, तो आप देखेंगे होने वाला है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप एक मोटा सा स्केच पेन लेके इतने बड़े बड़े सिग्नेचर करके जो इशू करते हैं ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये सारे कचरे की पेटी में चले जाएंगे। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ये ड्रामाबाजी करते हैं, टीवी का कैमरा फोकस करके एक कागज के A4 कागज पर साइन करके, ये तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उनको मालूम है भारत में भी अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश जारी करते हैं तो अगले 3 महीने 6 महीने में उसे लोकसभा राज्यसभा में पास करवाना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं करवा पाएंगे तो नवंबर अपनी के बाद। कांग्रेस में किसी का नहीं सुनते, अपने ही जो नेता हैं उनकी नहीं सुनते हैं। लेकिन कर्नल सुशील पठानिया, एक तरफ अमेरिका ये प्रयास कर रहा है कि हमास और इजराइल किसी तरीके से बातचीत कर लें, वहां पर युद्ध की समाप्ति हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ उन्हें युद्ध में रहना है। तो दोनों में ऐसा डिफरेंस क्या है और दोनों में उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है? एक तरफ वो शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि अभी भी हंगामा बरपा रहे। देखिए मीनाक्षी जी, एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं बताऊंगा आपको। शेर ये है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल ही अच्छा है। अभी रियलिटी क्या है? देखिए, जब कोई भी लीडर, जो ट्रंप जैसा दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का जब वो प्रेसिडेंट होता है, फिनोमिनली, मैं ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्रेसिडेंट यूएसए के बनते हैं, दे आर वेरी पावरफुल पीपल। अभी उसके बाद आप दो पर्सनैलिटी के अंदर कंपैरिजन कीजिए, पहले जो बाइडेन थे, अभी ये ट्रंप है। इनका टोटल स्टाइल जो है वो अलग है। हर एक देश के अंदर दे आर स्ट्रेटेजिकल एडवाइजर, दे आर पॉलिटिकल एडवाइजर, देन दे आर मिलिट्री एडवाइजर। ये सारे होते हैं। एडवाइजर का काम क्या होता है कि वो जो लीडर है उसको एडवाइस देते हैं। अभी लीडर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको कितना सुनता है, वो उसका डिसीजन है। और जिस तरह जंगल के अंदर एक जो मदमस्त हाथी पावर के नशे में जब वो निकलता है, तो उस समय वो ये परवाह नहीं करता कि कौन उसको क्या कर रहा है, कौन जानवर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो अपने नशे में है। ट्रंप भी उसी नशे में है। सेनेट से उन्होंने ये बिल पास करवा दिया था, अभी कांग्रेस का मेरे को पता नहीं है कि उसके अंदर आया कि नहीं आया। हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो एक अलग जोन में लड़ रहे हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपके साथ कभी इंटरेक्शन में कि देखिए, ये लड़ाई आज की शुरू नहीं हुई है, अभी ये एक कल्मिनेशन पॉइंट तक पहुंच गई है। अदरवाइज 79 ऑनवर्ड्स सैंक्शन जब इन्होंने लगाना शुरू की थी, लड़ाई तो तभी से शुरू हो गई थी। अभी ये एक युद्ध के रूप में कन्वर्ट हुई है और ये जितना ज्यादा लंबा खिंचेगी, मैं मौलाना साहब के उनकी जो हिम्मत की दाद देता हूं, इनके जज्बात की कदर करता हूं। ईरान के लोग, मैं उनको फिर कहूंगा कि बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं तो खुल के सामने आएगी ना। सो दैट इज माय ओनली सबमिशन। बाकी लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, बट आई एम वेरी पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि यूएस से अपने ऑपरेशन खत्म कर देता है, दे सीज द हॉस्टिलिटी और वॉर को खत्म कर देते हैं, और स्टेटस को चलता है कि हॉर्मस स्टेट जो है वो ईरान चाहे खोल भी देगा, लेकिन ईरान डिक्लोराइजेशन नहीं करेगा, अपनी जो उनकी जो अपनी एनरिचमेंट पॉलिसी है यूरेनियम की, उसके ऊपर लगा रहेगा। देन अमेरिका इज ए लूजर, एंड देन अमेरिका के लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका वहां से एज ए लूजर आए, क्योंकि इससे इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, सुपरमेसी की जो इनकी फीलिंग है, मिथ कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, वो टूट जाएगी। लेकिन और ये तो अमेरिकन दोनों जो देश है ही नहीं चाहते सर, ये तो दोनों देश नहीं चाहते हैं। ईरान भी यही चाहता है। हमने देखा भी था जिस वक्त दफनाया जा रहा था आयतुल्लाह अली खामनेई को, कि लोग किस तरीके से नाराज हो रहे थे अपनी सरकार से। दूसरी तरफ अमेरिका में जरूर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां लोग ये कह रहे थे कि इस युद्ध की आवश्यकता क्या है। लेकिन अगर दोनों ही देश ये नहीं चाहेंगे अजताब जी कि आप जीत करके आइए, आप जीत करके आइए, आप में से किसी को हारना नहीं है, यानी युद्ध ये लंबा चलेगा। फिर देखिए मैडम, पिछले इलेक्शन में राष्ट्रपति ट्रंप का मसौदा जो था, चुनावी मसौदा, हाँ। उसमें क्लियर कट था कि अमेरिका को युद्ध में नहीं झोंकेंगे, जहां भी है वहां से निकाल के लाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये इलेक्शन के उनके प्रोमिसेस थे मैनिफेस्टो में। कहां गया वो? आज क्या हो रहा है देखिए। उन्होंने किस तरह से अमेरिका के अंदर सिस्टम को खोखला किया। दुनिया की तो बात छोड़िए, उनके जो अपने फॉरेन मिनिस्ट्री, स्टेट डिपार्टमेंट है, चुन चुन के वहां से प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट को उन्होंने निकाल दिया है। एडवाइजर उसने अपने ऐसे लोगों को भरा है। निगोशिएटर भी ऐसे लोग हैं जो व्यापारिक ज्यादा हैं, वो प्रोफेशनल निगोशिएटर, ट्रेंड प्रोफेशनल या फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग नहीं हैं। आप देख लीजिए, जो अभी जेड कुशनर है या उनके दूसरे जो हैं, ये दोनों व्यापारी हैं। तो इस तरह के लोगों को आप निगोशिएटर बना रहे हैं, जो आपके ऐसे प्रोफेशनल
ट्रेंड आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। तीसरा, जो आपके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, आपके कमांडर्स की रिपोर्ट आती है, उसकी भी आप तौहीनी करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। तो आप किसी की नहीं सुनते, अपनी मन की बात करते हैं, मन का जो इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, ना कि जो पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है उस पे चलते हैं। तो फिर मुंह की तो खानी पड़ेगी। बिल्कुल, और सख्ती से आप हो कब ही तक रहा है। दबा लेंगे? मिडिल ईस्ट में यही तो हो रहा है बार बार, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका फिर से ऐसे उलूल जुलूल बयान देने लगता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।